अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से जो 23 दिसंबर की तारीख है उसका हतमी ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी या फिर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। तो अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी और सारे सिनारियों में पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है, इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नहर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। अब डेट तो आपके सामने है। पहले ये कहा जा रहा था कि शाहिद खान साहब तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, अब 23 दिसंबर की तारीख है। अब आप क्या समझते हैं कि इस तारीख के बाद अब भी सूरत हाल बदल सकती है या खान साहब इसी पर रहेंगे और 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूटेंगी? शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब। गुजारिश है कि आपने रात उनका खिताब सुना होगा और उस खिताब में आप देखें कि एक बहुत बड़ा यू टर्न है। अच्छा। और या रात झूठ बोल रहे थे या पहले जो इंटरव्यू देते रहे वो उस वक़्त झूठ बोलते थे। बिलखुसूस मैं रेफ़र करूँगा जो स्टेटमेंट उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से है। या अब झूठ बोल रहे हैं या उस वक़्त झूठ बोल रहे थे जब 2018-19 में कहते थे कि इनसे ज़्यादा बेहतर जमहूरियत का डिफेंडर कोई नहीं है, जमहूरियत को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, इंस्टीट्यूशंस को वो सपोर्ट करते थे। वो इसलिए ये बात थी कि उस वक़्त उनको सपोर्ट हासिल थी उनकी। और फिर ये कहा कि नैब सारा उनके इख्तियार में था और फिर हुकूमत वो करते थे तो मेरे पास तो इख्तियारात नहीं थे। तो आइन के तहत तो प्राइम मिनिस्टर आप थे, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के आप थे, तो आप सैक कर देते आर्मी चीफ को अगर इतनी हिम्मत थी, ज़रूरत थी। तो आज जो गुफ्तगू कर रहे हो उसके ख़िलाफ़ तो मैं समझता हूँ को हिम्मत दिखाते हैं ना, ज़रूरत दिखाते हैं उस वक्त और सैक कर देते आर्मी चीफ को अगर वो समझते हैं कि वो आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव की बात नहीं सुनता या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं उनकी वो पैरवी नहीं करते या उसको वायलेट करते तो करते। तो मैं समझता हूँ ये जो क्रक्स ऑफ द मैटर जो रात की स्पीच क्या, मैं ये समझता हूँ कि ये असेंबली और डिसोल्यूशन ये सब्सिक्वेंट बात है कि जनरल बाजवा पे उन्होंने बड़े स्टेट अवे एलिगेशंस लगाए। ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का रोल आज से नहीं काफ़ी अरसा से है और बिलखुसूस 77 ऑनवर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा इस इस्टेब्लिशमेंट का। और मैं समझता हूँ कि आप अभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको ज़रा गहरी सोच के साथ देखना चाहिए कि आपने इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत को स्ट्रेंथन कैसे करना है। आप अगर एब्रप्ट डिसीजंस लेंगे तो उससे मुल्क में कैओस आ जाता है, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें आ जाती हैं। तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है और जहाँ भी पावर्स जो हैं वो विड्रॉ की गई हैं मोनार्क्स से, वो फेज़ वाइज गई हैं। तो आप इस पाकिस्तान में जमहूरियत को स्ट्रेंथन फेज़ वाइज करें। आप अब्रप्टली करते हैं तो फिर इस किस्म के जो वाक़यात जो 58 में रूनमा हो गए, जो 77 में हो गए, जो 2007 में हुए या 99 में हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसको जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए फेज़ वाइज आपको इसको चलना चाहिए। और जो रात उन्होंने कहा असेंबली की रेजोल्यूशन का, वो कह देते कि मैं ये दोनों चीफ मिनिस्टर मेरे पास बैठे हैं, इनको मैं कहता हूँ कि ये एडवाइस अपने अपने गवर्नर्स को आज भेज दें, हैं जी, ताकि असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएं। तो आपकी नज़र में किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया? ये देखें जी, अभी बात फिर एक और बात कि पहले ये कहते थे कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे, हम वेरीफाई करने नहीं जाएंगे अपने रेजिग्नेशंस को नेशनल असेंबली के पास, और आप कहा जी 123 हैं तो हम जाएंगे उधर। भाई आपको बार बार स्पीकर ये कहता रहा कि नोटिस भेजते रहे एमएनएस को कि आप तशरीफ़ लाएं और वेरीफाई करें अपने रेजिग्नेशन को, तो आप नहीं जाते रहे। और अब भी अगर आप इन बल्क जाएंगे
तो असेंबली में तो इन बल्क रेजिग्नेशंस नहीं होते। रेजिग्नेशंस होते हैं कि जब इन राइटिंग आप टेंडर करते हैं, और इन राइटिंग आप इन पर्सन जब टेंडर करेंगे तो फिर स्पीकर अंडर द रूल्स देयर एंड देन एक्सेप्ट करने का पाबंद है। अगर आप बाय पोस्ट और बाय किसी और ज़रिए से स्पीकर ऑफिस में भेजते हैं तो स्पीकर का ये राइट है कि वो कंसर्न एमएनए को बुलाए, उसको वेरीफाई करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अभी भी किसी मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब कि शायद 23 तक कोई नया मिरेकल आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट डिटर्मेंट थी। जो मैंने देखा और सुना, और जो कैबिनेट मेंबर्स कह रहे हैं कि हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 90 डेज प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन आज पीडीएम की मीटिंग भी है, और पीडीएम की क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की क़यादत इस नई सिचुएशन में अपनी कंसल्टेशन करेगी, डेलिब्रेशन करेगी, और फिर वो अपना मौक़िफ़ सामने लेके आएगी। तो आप समझते हैं कि गवर्नर राज का भी एक ऑप्शन हो सकता है का आइनी तौर पर? वो इस आइनी तौर पे वो प्रोविज़न ज़रूर है, लेकिन जब कोई सूबे की हुकूमत इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन अगर फंक्शन न कर सके तो फिर वो प्रोविज़न है। गवर्नर राज भी इस तरह डिस्क्रिशन नहीं है कि जब डील करे तो वफाकी हुकूमत उसको लगा दे। लेकिन अब ये जो बातें आ रही हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे या गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या करेगा, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आती है तो गवर्नर तो कह सकता है, ये उसके पास इख्तियार है। लेकिन जब ये उसको ये कन्वे हो कि या वो महसूस करे कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं इनके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी प्रोविंशियल असेंबलीज में नहीं है, और फिर वो गवर्नर से कह सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इस्टेब्लिश करें। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी इसने ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की है। जो उसके कार्ड्स पहले जो खेलता रहा नाकाम होते रहे, ये कार्ड भी इमरान खान का नाकाम होगा। तो अब आप समझते हैं कि जो उन्होंने 23 दिसंबर की तारीख दी है उसके बाद उनको मज़ीद इंगेज किया जाएगा, या अब आप समझते हैं कि देर हो चुकी है और अब जो होगा वो देखा जाएगा? देखिए, बुनियादी मकसद इमरान खान का असम्बली की रेजोल्यूशन फ्रेश इलेक्शंस का इसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसका बुनियादी ऑब्जेक्ट ये है कि उसके खिलाफ करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, और वो ये समझता है कि ये रजीम चेंज हो जाए, और मेरे करप्शन के केसेस जो है ना वो अल्टीमेट कंक्लूजन पे ना पहुँचे, कोर्ट्स में उनका ट्रायल ना हो सके, विटनेसेस सामने ना आ सके अगर मैं पावर में आऊँ तो। लेकिन वो तो कहते हैं आपके खिलाफ केसेस हैं और आप कानून साजी कर रहे हैं, नैब के कानून में तरमीम कर रहे हैं, वो रेफरेंसेस ख़त्म हो रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, अभी जो मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, जो केस है उसका राना सनाउल्लाह का, उसमें गवाही कहते हैं जी हमारे सामने रिकवरी नहीं हुई, तो फिर केस क्या रह गया? भला आप नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करें या न करें, तो आपका जब गवाह है और वो जो वज़ीर कस्में उठाता रहता है अल्लाह को जान देनी है, तो वो क्यों नहीं आया कोर्ट में कहने के लिए? वो आता कोर्ट में कि जनाब मेरी ये स्टेटमेंट थी, मेरे पास ये गवाही थी, या मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता था, बतौर गवाह पेश होता। तो इसी तरह बाकी केसेस हैं। मसलन आपके सामने अभी फरियाल तालपुर साहबा का केस, वो जो पीटीआई के एमपीएस उन्होंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उन्होंने कहा वो मुस्तरद हो गए, तो वो इलेक्शन कमीशन ने उठा के उस पर मुँह पे मारा है। और मैं समझता हूँ मेरी ये सजेशन होगी फरियाल तालपुर साहबा का कि इन दोनों एमपीएस के खिलाफ डेफोमेशन का सूट फाइल करें कराची में, ताकि मिसाली डेफोमेशन की कॉस्ट पड़े उन पर, ताकि कोई झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ ना बनाए। ठीक है। खान साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको रिलीफ दे रहे हैं और तमाम के तमाम जो फैसले आ रहे हैं वो पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं। देखें, जब जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है बुनियादी जिम्मेदारी उसकी होती है इल्ज़ाम को साबित करने की। मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उस इल्ज़ाम को आपके खिलाफ अदालत में साबित करूं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। जब मैं नाकाम हो जाता हूँ उसको साबित करने में, तो फिर आप जज को कैसे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर आपके पास कोई मटेरियल है, इमरान खान को मैं 12 कह चुका हूँ, पीटीआई वालों को कह चुका हूँ, अगर आपके पास उनके खिलाफ कोई मटेरियल है, कोई करप्शन का, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम करने का, तो आइन कहता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाए, उनका जो रिमूवल का तरीका है वहाँ इस्टेब्लिश करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपना केस।
तो उनको रिमूवल ले लें उनकी। तो आपके पास खाली ज़ुबानी कलामी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है तो जो फोरम है उन फोरम पे क्यों नहीं इमरान खान जाता या पीटीआई वाले जाते? मुखर साहब, अब काफ़ी वक्त से जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। चौधरी शुजात साहब से उन्होंने 2 मुलाकातें की हैं, बाकी फ़ोन पे भी राब्ते हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि चौधरी शुजात साहब से राब्ते परवेज़ इलाही साहब की हिमायत हासिल करना है या ये एक और जोड़ तोड़ का हिस्सा है? बात यह है कि पोलिटिकल लीडरशिप जिस मुल्क की है ना, ये आपस में कंसल्टेशन हमेशा करती है, और ये जो कंसल्टेशन है कौम के लार्जर इंटरेस्ट में होती है। मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल लीडरशिप की ये जिम्मेदारी बनती है। और आज मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली ये क्राइसिस है। इवन इन अमेरिका, यूके, आप जर्मनी, फ्रांस ये देख लें तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स, एक तो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और सेकेंडली यूक्रेन रशिया वार के इफेक्ट्स हैं जो इस पर मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार एटीट्यूड पोलिटिकल लीडरशिप का यही होता है कि आपस में कंसल्टेशन करते हैं, अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रख के नेशनल इंटरेस्ट में कंसल्टेशन करते हैं। और उसके लिए जरदारी साहब की कंसल्टेशन पोलिटिकल लीडर्स के साथ रहती है। और जरदारी साहब को मैं समझता हूँ कि वो एक पोलिटिकली विजनरी लीडर हैं, और वो लीडर वो होता है कि जो बहुत आगे भी देख सके कि आने वाले हालात क्या हैं। 2008 में मुझे याद है जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे, उस वक़्त भी इकोनॉमिक मेल्ट आ रहा था इंटरनेशनली, लेकिन जरदारी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे नहीं पड़ा। और आज भी मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीडीएम की और एएनपी की साथ कंसल्टेशन करते हैं, और जो एडवाइस भी वो करते हैं और मुशावरत भी करते हैं। और हम समझते हैं इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो पाकिस्तान के लिए, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आज सूरत हाल। एक है टेररिज्म की सूरत हाल, ये बड़ी ख़तरनाक हद तक दोबारा इमर्ज कर चुकी है, ख़ासतौर पर सवात में और KPK पे और बलूचिस्तान। और फिर जो इश्यूज़ हैं TTP के साथ, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी KPK में थी, इनका नुमाइंदा जो एडवाइज़र था उधर वो गुफ्तगू शनीद कर रहा था, लेकिन ये टोटल फेलियर है। जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो सवात में इससे ज़्यादा तालिबानाइजेशन थी, लेकिन आर्म फोर्सेस ने और पाकिस्तानी अवाम ने मिल के तालिबान को वहाँ से निकाला और वहाँ पे अमन कायम किया। और आज मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल चमन बॉर्डर पे है, या जो कल अभी लकी मरवत में TTP के दोबारा हमले शुरू हो गए हैं पुलिस स्टेशंस पे, पुलिस की कन्वॉयज़ पे, इस पे आज यकजहती का मुजाहरा कौम ने और आर्म फोर्सेस ने करना है और मिल के इनके खिलाफ लड़ना। ठीक, बुखारी साहब, जो चौधरी शुजात साहब से मुलाकातों का एक सवाल था, उसमें अब सवाल ये भी आता है कि जैसे परवेज़ इलाही साहब जरदारी हाउस आए, मिठाई लेकर आए और बाद में वो फिर बनी गाला चले गए, तो अब खान साहब के साथ बज़ाहिर वो बैठे भी हुए हैं, उनके वीडियो बयानात भी हैं कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं, वज़ारत आला खान साहब की अमानत है। आप समझते हैं कि वो खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, या जिस तरह उन्होंने आपको सरप्राइज़ दिया था वो खान साहब को भी दे सकते हैं? देखिए अभी उनकी जो रीसेंट स्टेटमेंट है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो उनको इंडिविजुअल एक्ट है कि जब उन्होंने कहा मुझे तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने भेजा था उधर, इमरान खान कहता है मेरे खिलाफ साजिश की है, और परवेज़ इलाही कहता है कि मुझे इस कैंप में भेजने वाले बाजवा साहब हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ठीक बात कौन कर रहा है, परवेज़ इलाही ठीक बात कर रहा है या इमरान खान ठीक बात कर रहा है। हकीकत किस में है ये आप खुद जज कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो स्ट्रेंथ थी वो क्यू की स्ट्रेंथ है, और अब ये बात मुस्तकबिल की सियासत की है। फैसला मुस्तकबिल की सियासत का होना है कि क्यू लीग किसके साथ मिल के इलेक्शन लड़ेगी, क्यू लीग मुस्तकबिल की असम्बली में उनको नुमाइंदगी कहाँ कहाँ से मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जहाँ पे वो अकोमोडेट होंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ अकोमोडेट हों, चाहे वो नून के साथ हो, कि उनकी सीट एडजस्टमेंट कहाँ उनको बेहतर मिलती है।
क्योंकि बेसिकली वो सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ थोड़ा सा शेयर उनका उधर साउथ पंजाब में भी है। तो मुस्तकबिल करीब में अभी मौजूदा बात हुकूमत की नहीं है, अब हुकूमत का मुस्तकबिल की जो असम्बलियों की सूरत हाल बनेगी, क्या शेप इख्तियार करती है, किस जमात की इलेक्शन कहाँ से कंटेस्ट करेगी, कहाँ सीट एडजस्टमेंट होगी, अब प्राइमरीली बात वो है। लेकिन 8 जो मेंबर्स हैं वो तो चौधरी शुजा साहब के सदर वही हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब के इख्तलाफात बरकरार रहते हैं तो फिर परवेज़ इलाही साहब का जो ये उनका इंटरनल मामला है, क्या मुस्तकबिल होगा फिर उनका? ये उनका इंटरनल मामला है कि इलेक्शन कमीशन में जो एनलिस्टेड पार्टी है उसका प्रेसिडेंट चौधरी शुजात है, और आना के इंतखाबात में जो टिकट जारी करना इख्तियार होता है वो टिकट इख्तियार होता है पार्टी हेड को या सेक्रेटरी जनरल को, जो टिकट इशू करते हैं, जिस सिंबल पे वो निशान कंटेस्ट करते हैं, जिस सिंबल पे, तो सिंबल तो चौधरी शुजात की जमात के पास है। कैंडिडेट्स भी चौधरी शुजात खड़े करेंगे और वो टिकट भी वो इशू करेंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही मुस्तकबिल के इलेक्शनों में कहाँ फिगर आउट करते हैं? मौजूदा हालात में तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए, जिस तरह भी बन गए, लेकिन वो अपनी पोजीशन आने वाले, अब बात इस असेंबली की नहीं है, ये इस असेंबली इनकी अब मुद्दत अब पूरी है ऑलमोस्ट, वो डिज़ोल्व करें ना करें, मैटर ऑफ अनदर 6-7 मंथ्स है ना, यही है। आप अब अगस्त में टर्नओवर पूरा हो जाएगा, तो बात तो फ्यूचर पॉलिटिक्स की है। तो फ्यूचर पॉलिटिक्स में चौधरी परवेज़ इलाही कहाँ खड़ा है और चौधरी शुजात कहाँ खड़ा है? इलेक्शन कमीशन के पास तो चौधरी शुजात पार्टी हेड है, तो फ्यूचर डिसीजन तो चौधरी शुजात तक करना है, चौधरी परवेज़ ने तो नहीं करना है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बुखारी साहब, जब उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया है कि हम बाजवा साहब के कहने पर उधर गए, तो आपका बाजवा साहब से गिला नहीं कि उन्होंने आपके साथ, वो जो खान साहब कहते हैं कि वो डबल गेम करते हैं, तो आपका गिला नहीं है उनसे? नहीं, बात यह है कि बाजवा साहब एक इंस्टीट्यूशन के हेड थे, और वो इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मेजर्स से लेके इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशंस के जितने भी उनको देखते हैं, और बाजवा साहब का अपना इंस्टीट्यूशन है, उसकी इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन बाजवा साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि हम पॉलिटिकल हैं, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब हम इमरान की बात को माने जो बैक वक्त कभी सच बोलता है कभी झूठ बोलता है, और सच क्या है कौम को पता नहीं है। कि 2019 में कहते हैं बाजवा बहुत शानदार आदमी है, और आज आके कहते हैं बाजवा ने मुझे निकला है, तो हम कौन सी बात को तस्लीम करें? वो वाली बात को तस्लीम करें या आज वाली बात को तस्लीम? लेकिन बुखारी साहब, जो तहरीक इंसाफ ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, अब वो ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई, और साबिक जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली वो कहते हैं कि हम पशेमान हैं, तो आप भी उसमें कानून साजी का हिस्सा थे, तो आप भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से भी गलती हुई है? नहीं, हम तो गलती नहीं समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी थी, और फिर मुल्क के हालात ऐसे थे, और ये प्राइमरीली डिस्क्रिशन होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की एक्सटेंशन की। ये जो कानून साजी की, मैं उस पर भी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कानून साजी करें, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उस कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल डोमेन जो है ये चीफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का ही डिस्क्रिशन है कि वो किसको अपॉइंट करता है और किसको एक्सटेंशन देता है, ये उसकी डिस्क्रिशन है। वो कानून साजी की मैं नहीं समझा कोई ज़रूरत भी थी, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उस वक़्त उनका एक कंसेंसस बिल्ट हो गया था कि कानून साजी की है, तो पीपल्स पार्टी ने कानून साजी। तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते वक्त हालात ऐसे थे कि उनको एक्सटेंशन दी जाती? मुल्की हालात तो बिल्कुल ऐसे थे। उस वक़्त 2021 में भी आप देख लें सूरत हाल जो भी थी, 2020 की सूरत हाल आपके सामने है। तो क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं मुल्क के, वो कभी भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हालात नहीं रहे हमारे साथ, ना ईस्टर्न बॉर्डर पे रहे ना वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे। तो उस पर जो आर्म फोर्सेस है उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। तो उन हालात को सामने रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस लेजिस्लेशन में हिस्सा दिया और उसको वोट किया।
लेकिन एक बात ये भी होती है कि आप पर बड़ी तनकीद होती है, जो खान साहब कहते हैं कि भाई MQM मेरे साथ थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनके साथ थी, मैंगल साहब थे, तो आप लोगों को कैसे मुतमईन करेंगे कि वो तमाम की तमाम जमातें रातों रात जो है वो आपकी तरफ आ गए? देखिए, अगर आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को मुतमईन ना रखें, अपने कोलिशन पार्टनर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, ये जो कमिटमेंट्स आपने की हैं, आप ऑनर ना करें, तो अल्टीमेटली तो फिर वो आपसे को छोड़ के चले जाएंगी। आपने BNP मैंगल से जो कमिटमेंट्स की वो आपने ऑनर नहीं की। और भरमला अख्तर मैंगल साहब भरमला कहते रहे कि हमारे साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो इन्होंने ऑनर नहीं की। MQM के साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो ऑनर नहीं की। वो तो आपके दौर में भी नाराज़ हैं मैंगल साहब। अभी रेकोडेक का मामला देख नहीं, वो तो वो उन्होंने नाराज़गी थी। अभी मेरा ख्याल है ये अभी अमेंडमेंट्स आ गई हैं, सो रेकोडेक जो उसको रेकोडेक स्पेसिफिक कर दिया गया। वो डिमांड थी उनकी मौलाना साहब की और मैंगल साहब की। उसके लिए सेनेट ने तो कल पास कर दिया, तो अभी नेशनल असेंबली का इजलास आ रहा है, पास हो जाएंगी। तो इसलिए आपको अपने साथियों को साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जब अलायंसेस में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और ख़ासकर जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं, जो बड़ी जमातें होती हैं अलायंसेस में, उनका ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो ये कमज़ोरी नालायकी इमरान खान की है, जो अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ नहीं रख सका। लेकिन वो फिर आप हुकूमत में हैं तो आपके अपने लोग भी आपसे नाराज़ हैं, बहुत से रहनुमा नाराज़ हैं। आप मुस्तफ़ा खोखर को देख लें, उनको खान साहब ने कल अपनी स्पीच में कोट भी किया है, तो वो भी कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है कि खान साहब की जो हुकूमत थी और मौजूदा PDM की हुकूमत में। ये मुस्तफ़ा खोखर क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद से लोकल है, वो हम आपस में मुखालफ इलेक्शन भी लड़ते रहे, फिर वो हमारी जमात में भी थे, कल वो इलेक्शन भी छोड़ के चले गए। उनकी एक अपनी अप्रोच है कि वो अपनी पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप किसी जमात में हैं तो जमात की पॉलिसी से डिफरेंस बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ये अपने जमात के प्लेटफॉर्म पे ये बात होती है, जमात के जो फोरम है उन पे बात होती है। लेकिन अगर कोई बंदा एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से सिंध से सेनेटर उसको बना दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नवाजिश थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्तफ़ा खोखर पे। क्योंकि बंदा इस्लामाबाद के रहायशी हो, पॉलिटिक्स यहाँ करता हो, तो ये फेवर थी बहुत बड़ी। जनाब जरदारी साहब की और चेयरमैन बिलावल की बहुत बड़ी फेवर थी मुस्तफ़ा खोखर को कि सिंध से सेनेटर बनाया, क्योंकि यहाँ से तो वो इलेक्शन 4 लड़ चुके हैं वो 2002 से आज तक, तो यहाँ से तो उनको कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स है, उन्होंने खुद डिसीजन किया है और ख़ान ने जो रेफ़र किया है, मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा खोखर का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो अपने पार्टी फोरम पे उनको ज़रूर रेज़ करते। ठीक है बुखारी साहब, जब खान साहब की हुकूमत थी तो आपका एक मुतालबा था कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ। अब आप हुकूमत में हैं तो खान साहब कह रहे हैं कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराएँ, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्यों इसमें उनको ये मसला दरपेश आ रहा है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात ना हो? ये तो आपका भी मुतालबा रहा है। बिल्कुल हमारा मुतालबा था उस वक्त। तो इंटरनेशनली सिचुएशन डिफरेंट थी, मुल्कों की इकनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट थी। आज इंटरनेशनली इकनॉमिक सिचुएशन हमारी और बाकी मुल्कों की भी बहुत मुख्तलिफ है। और फिर हम पे एक और ये इकनॉमिक सिचुएशन की ख़राबी एक और वजह कि नेचुरल डिज़ास्टर है। ये जो पिछले मानसून्स में जो फ्लड्स आए, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है। मोर देन 60% सिंध डूबा हुआ है। बलूचिस्तान में यही बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है। इवन साउथ पंजाब की सूरत हाल ये थी। तो अभी हम समझते थे कि हमारी इकॉनमी बड़ी बैडली अफेक्टेड है, इकनॉमिक क्रंच है। वो हम समझते हैं कि पहली बुनियादी बात इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात लोगों की रिहेबिलिटेशन है, और रिहेबिलिटेशन पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी कोशिश है। अभी चेयरमैन बिलावल के रीसेंट विज़िट जो न्यूयॉर्क में, उसमें और स्टेटमेंट आप देख लें उसकी, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की भी ऑल्सो, कि टॉप प्रायोरिटी हमारी है कि पाकिस्तान में जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं
और जो पब्लिक है 3 करोड़ से ज़्यादा लोग तो अफेक्टेड थे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एक मसला मरदमशुमारी का भी है जिस पर पीपल्स पार्टी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। जी हाँ, मरदमशुमारी का सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है, MQM को भी है। वो भी समझते हैं कि पुरानी मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं थी और उनका तो यही बड़ा मुतालबा था। और जब ये मरदमशुमारी हुई थी, जब 2018 के इलेक्शन थे, तो प्रोविजनल वो रिजल्ट्स थे और जिसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशंस हुई। तो फिर अब आपका ये मुतालबा है कि नए सेंसस हों उसमें? नहीं, नए सेंसस तो वैसे स्टार्ट हैं, अभी मार्च से स्टार्ट हैं वो नए सेंसस होंगे, क्योंकि आवाम की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का डिसीजन इस पे मरदमशुमारी पे होता है और नंबर ऑफ़ सीट्स जो है, जो लोकेशन है, वो भी पॉपुलेशन की बेस पे होती हैं। तो ये जो आज कोलिशन पार्टनर्स आपके साथ बैठे हैं, ये जो पहले इमरान खान के साथ बैठे थे, इनका भी तो यही मुतालबा था। तो कराची की पॉपुलेशन पिछले सेंसस में बहुत कम दिखाई गई है, जबकि ऑन ग्राउंड रियलिटी उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह उसकी आप देख लें, सो फार अभी इस्लामाबाद की आप देख लें पॉपुलेशन कहाँ चली गई है। तो इसके लिए मरदमशुमारी तो ज़रूरी है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन अब आप देखें कि जब मरियम नवाज़ साहिबा जलसे करती थीं, फिर आपने महंगाई मार्च किया, अब आप पर तनकीद होती है कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, वो अपने नैरेटिव से हट गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आम इंतखाबात में अगर आप जाते हैं तो किस नैरेटिव से जाएंगे आवाम के पास? देखें जी, नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान में दो बातें बड़ी बुनियादी हैं। एक तो पाकिस्तान की इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो या फॉरेन एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो। तो हम तीनों में अभी हम प्रॉब्लम फील करते हैं। मैंने कहा ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर हमारे लिए बड़े हॉस्टाइल है, पर्टिकुलरली ये जो TTP का इशू क्रॉप अप कर गया और इकोनॉमिक क्राइसिस है। और हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसकी एक तारीख़ है अवामी हकूक़ के लिए जब जदोजहद की, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए की। हम हमेशा अपने आप को जवाबदेह समझते हैं आवाम को। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो लोगों को मुतमिन नहीं करेंगे, आवाम को मुतमिन नहीं करेंगे, तो आवाम हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। जब आपने महंगाई मार्च किया तो उस वक्त महंगाई इतनी नहीं थी जो जितनी अब है मौजूदा हुकूमत के दौरान, वो पेट्रोल की कीमतें हों या बाकी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उस वक्त की प्राइसेस में आज की प्राइसेस में फ़र्क है। और जब हमने महंगाई मार्च किया था उस वक्त यूक्रेन और इसकी रशिया की वॉर नहीं थी। जब हमने किया था उस वक्त पाकिस्तान फ्लड से अफेक्टेड नहीं था। उस वक्त हमारी क्रॉप्स ख़राब नहीं हुई थी। हमारी कपास की क्रॉप बिल्कुल ख़राब हो गई है, हमारी चावल की क्रॉप बिल्कुल ख़राब हुई है, हमारी गन्ने की क्रॉप ख़राब हुई है। हमारी ये जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फूड ग्रेन्स के अलावा ये दालें और मिर्चें और ये चीज़ें वो सारी सिंध में अफेक्ट हो चुकी हैं। और अब हमारा रिवाइवल हम समझते हैं कि अल्लाह ने करम किया, तो ये जो अभी हमारा गंदम काश्त हो रही है, होपफुली हमारी प्रोडक्शन दोबारा अपने आ जाएगी, कैपेसिटी पे आ जाएगी, तो बाय दैट टाइम हमारी इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये अगर आप इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं तो मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये PDM का इत्तेहाद इंतखाबी इत्तेहाद भी होगा या हुकूमती इत्तेहाद तक महदूद रहेगा? बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमती इत्तेहाद था, लेकिन इस पर गुफ्तगू शुनीद हो सकती है, इस पर कंसल्टेशन हो सकती है। और पॉलिटिकल पार्टी जो एक स्टेज पे एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती रही हैं, एक स्टेज पे आगे वो कोलिशन में भी और अलायंसेस में भी लड़ते रहे हैं। लेकिन ये बेसिक डिसीजन जो PDM की जमातें, पीपल्स पार्टी की क़यादत और ANP की क़यादत, ये बैठ के फ़ैसला करेगी। ये सीट एडजस्टमेंट होगा या अलायंस होगा, ये क़यादत फ़ैसला करेगी। बुखर साहब, अगर असम्बलियाँ खान साहब तोड़ भी देते हैं, तहलील हो जाती हैं, तो बतौर सीनियर कानूनदान आप समझते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है या पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी अगर कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है? तो देखिए जी, ये तो पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी, ये तो हमारी पार्टी के एक फोरम है जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं। तो बेसिकली जो इश्यूज़ इस किस्म के होते हैं या पॉलिसीज़ मुरतब करने वाला हमारा CEC का दायरा है, तो ये इश्यूज़ उसमें डिस्कस होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो कोई इंडिविजुअल भी जा सकता है।
हाँ, उसकी वो जो प्ली है या उसका जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करती है कि नहीं करती है, वो तो बाद की बात है, या उसकी केस में कितनी स्ट्रेंथ है वो तो एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन हमारा हर डिसीजन जो है कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, हमारा जो पार्टी का फोरम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो डिसाइड करता है। अभी बुखारी साहब आप देखें तो सियासत में वीडियोज़ और ऑडियोज़ की जो बात हो रही है, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है इस पर। आप समझते हैं कि वो खान साहब के ख़िलाफ़ हों या नून के ख़िलाफ़ हों, ये सियासत में एक दुरुस्त अमल है? देखें, इस पे जो साइबर क्राइम के लॉज हैं ना, उन पे अमल दरामद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ और किसी की ह्यूमिलेशन का सबब ये नहीं बनना चाहिए। अगर तो कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं तो पॉलिटिकल इश्यूज़ को ज़रूर हाईलाइट होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल रॉन्ग डूइंग्स हैं या कोई इस किस्म के मौक़िफ़ जिससे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा, वो तो ज़रूर बात है। लेकिन मैं ये किसी की पर्सनल लाइफ की बातें मैं उसको मुनासिब भी नहीं समझता हूँ। ये जो प्राइवेसी है इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। जी नाज़रीन, नैयर हुसैन बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।